अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरसान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसिल का बजट सेशन शुरू। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में की शिरकत। पार्टी कायदीन और अरकान असम्बली की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए 6000 करोड़ रुपए से राजीव युवा विकास स्कीम शुरू करने का किया ऐलान। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक का बयान। तेलंगाना में किसान, मुलाजिमीन और अवाम हुकूमत से है नाखुश। KTR ने लगाए इल्जामात, कहा रेवंत रेड्डी हुकूमत कमीशन सरकार है। अपोजिशन ने आज राज्यसभा में वोटर शनाख्ती कार्ड, इंतखाबी हलकों की हदबंदी और कौमी तालीमी पॉलिसी में तजाद पर बहस का किया मुतालबा। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी की मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद। और बलूचिस्तान ट्रेन पर हमले में मुतादिद हलाकतें, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 27 इंतहा पसंदों को हलाक करने का किया गया दावा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसिल का बजट इजलास आज शुरू हो गया। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने दोनों ऐवानों की मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि यह बजट इजलास तेलंगाना के अवाम के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए है। हुकूमत अवामी बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए पुरज़म है और किसानों, ख़वातीन और नौजवानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। गवर्नर ने तेलंगाना की सकाफती अज़मत का भी जिक्र किया और अवामी फलाह बहबूद के लिए गदर और अंजैया जिस शख्सियात का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट में तेलंगाना तालीम मुजस्समे की नखब कुशाई हुई जो रियासत की तरक्की और खुशहाली की अलामत है। इससे कबल ऐवान पहुँचने के मौके पर गवर्नर का स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, दीगर कायदीन ने इस्तकबाल किया। This is a testament of the resilience and dedication of our farmers, and this government stands shoulder to shoulder with them. To ensure financial security, my government has implemented a rupees 2 lakh crop loan waiver benefiting 25.35 lakh farmers, amounting to 20,616.89 crore. This is not assistance. It is a justice and a reflection of the time-bound implementation of the commitments of my government. Further, under the Raitu Bharosa scheme, direct financial assistance has been enhanced to rupees 12,000 per acre per year, allowing farmers to invest in modern techniques, better seeds and improved irrigation. In an unprecedented move, the government has support to landless agricultural labourers under the Indira Atmiya Bharosa scheme, providing 12,000 per annum to families who work tirelessly in the fields. A total of 566 Raitu Vedikas have been established, equipped with state-of-the-art audiovisual media. The Raitu Nestam initiative is now fully operational in all 532 rural mandals, providing a dynamic platform for farmers, scientists and administrators to engage in structured video conferencing. This initiative facilitates seamless knowledge sharing, fosters collaboration and significantly contributes to agricultural advancement and rural empowerment. A bonus of rupees 500 per quintal for Sanakaram paddy amounting to 1,206.44 crore has been released to farmers to ensure fair pricing and तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास 27 मार्च तक जारी रहेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास की सदारत असम्बली के स्पीकर गणम प्रसाद कुमार ने की और असम्बली सेशन को 27 मार्च तक जारी रखने का फैसला किया गया। मीटिंग के दौरान रियासती बजट 19 मार्च आशमे को पेश करने का फैसला हुआ। गवर्नर की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस 13 मार्च को होगी। मीटिंग में रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इससे कबल रेवंत रेड्डी का असम्बली पहुँचने पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर ने शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें गुलदस्ते पेश किए गए।
साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने भी तेलंगाना असम्बली के बजट सेशन में शिरकत की। उन्होंने दोनों ऐवानों से गवर्नर के खिताब में हिस्सा लिया। इस मौके पर BRS MLC अरकान असम्बली और दीगर ने KCR का खैर मकदम किया, उनसे मुलाकात की। पार्टी के इक़्तिदार से बेदखली के बाद पहली मरतबा KCR असम्बली पहुँचे हैं। BRS सरबराह ने अरकान मुकर्रना को ऐवान में इख्तियार की जाने वाली पार्टी की हिकमत अमली के हवाले से खुसूसी हिदायत भी जारी की। तेलंगाना असम्बली कौंसिल के मुश्तरका इजलास के मौके पर आमिर अली खान MLC ने भी इजलास में हिस्सा लिया। इस मौके पर आमिर अली खान की मुख्तलिफ सियासी कायदीन से मुलाकातें भी हुई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असम्बली कमेटी हॉल में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी इजलास में भी शिरकत की। इस मीटिंग में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़, MLAs और MLCs ने भी शिरकत की। पार्टी की हिकमत अमली के हवाले से इस मीटिंग में तफसीली तबादले ख्याल किया गया। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नर के खिताब में कुछ भी नया नहीं। उन्होंने कहा कि रियासत में किसान, मुलाजिमीन और अवाम सब नाखुश हैं, लोग हड़ताल पर मजबूर हैं। KTR ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत दरअसल कमीशन सरकार है। 15 महीने की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट में आज मुझे एक आदमी दिखाइए पूरे तेलंगाना में जो खुश है। हमारे तेलंगाना के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिनको 73% हाइक मिला था पे में, वो सारे के सारे नाखुश है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तेलंगाना के जो किसान हैं जिनको हमने पूरे अव्वल दर्जा पे बिठाया, पंजाब और हरियाणा को पार करते हुए पैडी प्रोडक्शन में नंबर वन स्थान पे हम लोग ले गए, वो भी आज 480 से ज्यादा किसान यहाँ पे खुदकुशी की है। तो आज अगर आप कहीं भी तेलंगाना में देखेंगे, आई थिंक देर इज ओनली डिसमे, देर इज ग्लूम, एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी वर होपिंग फॉर इन द गवर्नर्स एड्रेस डिड नॉट come through because they have not only misled the people of Telangana and the media, but they have also misled the governor, His Excellency the Governor. भैया आज पूरे के पूरे तेलंगाना के जितने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर है वो जाके हड़ताल कर रहे हैं तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चैम्बर के सामने, फाइनेंस मिनिस्टर के चैम्बर के सामने। शायद ही पूरे हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ है कि पूरे के पूरे 200 कॉन्ट्रैक्टर जाके चीफ मिनिस्टर के कमरे के पास, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कमरे के सामने हड़ताल कर रहे हैं कि भाई तुम लोग 20% कमीशन क्यों ले रहे हो। आज 20% कमीशन मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के MLA खुद कह रहे हैं कि 30% कमीशन दिए बगैर कोई लैंड डील नहीं होता। 20% कमीशन दिए बगैर, इसलिए मैं कहता हूं इस गवर्नमेंट को कोई विजन नहीं है, बस कमीशन और कमीशन और कमीशन, उसी चीज पे ध्यान है और कोई नहीं। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए 6000 करोड़ रुपए से राजीव युवा विकास स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। नौजवान लड़के लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के मकसद के तहत कांग्रेस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के लिए ये नई स्कीम शुरू करेगी। इस स्कीम के तहत SC, ST, BCA और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के जरिए 6000 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी, जिसके तहत मज़कूरा तमाम तबक़ात तकरीबन 5 लाख नौजवानों को फ़ीकस 3 लाख रुपए की रकम दी जाएगी ताकि नौजवान खुद रोज़गार स्कीम शुरू कर सकें। हुकूमत ने नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए इसका नाम राजीव युवा विकास भट्टी विक्रमार्का ने इसकी तफसील मीडिया को बताई। ఉపయోగపడేటట్టుగా 6000 కోట్ల రూపాయలతో 6000 crores 6000 కోట్ల రూపాయలతో ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కోసం రాజీవ్ యువ వికాసం పేరుతో రేపు 15 మార్చి 2025 నుంచి 15 మార్చి 2025 నుంచి ఈ కార్పొరేషన్స్ అప్లికేషన్స్ ఇన్వైట్ చేస్తా ఉన్నారు. నోటిఫికేషన్ స్టేట్ లెవెల్ ఆన్ 15th March 2025. ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అంతా కూడా ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఆధారం చేసుకొని 15th March 2025 నుంచి 5th April 2025 వరకు, అంటే కనీసం 20 days వాళ్ళు అన్ఎంప్లాయిడ్ అప్లికేషన్స్ అప్లై చేసుకోవడానికి సమయం ఇచ్చి సెలక్షన్ ఆఫ్ బెనిఫిషరీస్ని 6th April 2025 నుండి 31st May 2025 కల్లా కంప్లీట్ చేస్తారు. దానికంటే रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना असम्बली सेक्रेटरी पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने सहाफ़ियों को नए पास जारी न करने पर बरहमी जाहिर की। तेलंगाना असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे गवर्नर के खुतबे के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने असम्बली इजलास के कवरेज के लिए पहुंचे सहाफ़ियों के असम्बली पासेस का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि पासेस पुराने थे। पूनम प्रभाकर ने इस मामले पर असम्बली सेक्रेटरी से नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि नए कार्ड क्यों जारी
नहीं किए गए। एमएलसी कविता ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत इलेक्शन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने असम्बली के अहाते में मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा कि गांधी खानदान के अरकान को तेलंगाना का दौरा करना चाहिए और आवाम से बातचीत करते हुए उनके मुतालबात सुनना चाहिए। Jai Telangana. Today in Telangana Assembly, the governor's address has been not very well received by BRS party because whatever guarantees were given for the people of Telangana, none of them are being implemented in the state here, and the state government is not claiming any responsibility. The Gandhi family had campaigned extensively in Telangana during the elections, and later on now when there is no implementation even after 15 months of this government, Gandhi family has no answer for us. They have not visited Telangana, they are not taking any responsibility. So my demand is, we understand this government has only been in power for 15 months, but at least there should be a sense of direction in which they are going to lead the state, and already they have taken a debt of more than 1.5 lakh crores and they have not implemented even a single scheme. So we demand that the Gandhi family take responsibility of the failure of Telangana Congress government. They should come to Telangana. They should stand accountable for the guarantee that they have given to the people of Telangana. Thank you. तेलंगाना में मिले कोटे के एमएलसी इलेक्शन में कांग्रेस, बीआरएस और सीपीआई के 5 उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों के पर्चे कवायद के मुताबिक न होने की वजह से मुस्तरद कर दिए गए। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख खत्म हुई, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर 5 उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब का किसी भी वक्त ऐलान कर सकते हैं। इन उम्मीदवारों में कांग्रेस की विजय शांति, ए दयाकर और शंकर नायक के अलावा बीआरएस के डी श्रावण और सीपीआई के सत्यम भी शामिल है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। अपोजिशन ने आज राज्यसभा में वोटर शनाख्ती कार्ड, इंतखाबी हलकों की हदबंदी और कौमी तालीमी पॉलिसी में तजाद पर बहस की मांग की। कांग्रेस और दीगर पार्टियों के लीडरों ने वोटर शनाख्ती के मामले पर कार्रवाई और बहस को मुलतवी करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि जमहूरियत में इलेक्शन कराना काफ़ी नहीं है, मुनसिफाना और दुरुस्त तरीके से इलेक्शन का इनेकाद जमहूरियत की रूह है। आइए देखते हैं उनका ये बयान। सर, लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ चुनाव होना नहीं, बल्कि चुनाव निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी जरूरी है। ये हमारी संविधान की मंशा है। आप कृपापूर्वक वहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, हम सब यहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, और इसके पीछे पवित्र उद्देश्य है कि जन भावना यहां तक पहुंचे। परंतु मैं तो बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन बोले नहीं, मैंने अभी तक तो बोले नहीं हो गया आपकी बात नहीं, अभी कहा, अभी तो मैंने एक मिनट दे दिए, 1 मिनट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे नेता ने जो सवाल उठाया है, जिस तरह 48 लाख वोट बढ़ाए गए, एक इपिक नंबर पे कई वोट डाले गए, वो पूरी तरह आत्मा को दूषित करता है, लोकतंत्र को दूषित करता है। संजय जी, नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। कांग्रेस के तेलंगाना से रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव ने राज्यसभा में रेलवे और इससे जुड़े उमूर पर बयान दिया। उन्होंने खास तौर पर अंजहनी राजीव गांधी की मुल्की खिदमात, कंप्यूटर निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन समेत दीगर अहम नुकात का खास तौर पर हवाला दिया। मेरा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस का मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे इस सदन में आने का अवसर मिला है। सर, मैं भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना से आता हूं, जिसका कुल आबादी 4 करोड़ लोगों का है, और उन 4 करोड़ लोगों के तरफ से मैं मेरे नेता सोनिया गांधी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा तेलंगाना राज्य का सपना पूरा किया है। और तेलंगाना राज्य में जो युवा ने तेलंगाना के लिए बलिदान दिया है, उन सभी परिवार को मैं नमस्कार करता हूं। सर, मुझे आज मेरे पार्टी ने वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन रेलवेज के बोलने का मौका दिया है। मैं एक बार इतिहास में जाना चाहता हूं, आजादी के बाद इंडियन रेलवेज का क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। मैं 1950s की बात करना चाहता हूं, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था और माननीय
मंत्री जी का भी उस समय जन्म नहीं हुआ था। ये तो है सर 1950s के अंदर वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया था। सर 1951 के अंदर नेशनलाइज होने के बाद पंडित जवाहरलाल जी का यह सोच था कि अगर इंडियन रेलवे को इंप्रूवमेंट करना है तो केवल एक ही मार्ग है, हिंदुस्तान के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। सर 1950s के अंदर वो कांग्रेस का गवर्नमेंट था जिन्होंने सर्दर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्दर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने ईस्टर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने साउथ ईस्ट जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का भी एस्टैब्लिशमेंट किया था। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर इंतहापसंदों के हमले के बाद से सिक्योरिटी एहलकारों और रेल मुसाफिरों के अर्गमाल बनाने की गैर मामूली सूरत हाल है। सिक्योरिटी एहलकारों के ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक लगभग 150 मुसाफिरों को रिहा करवा लिया गया और अर्गमाल बनाए गए अफराद की बड़ी तादाद को बचाने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। कम से कम 27 हमलावरों के मारे जाने की तस्दीक कर दी गई है। बलूच आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उन्होंने यूक्रेन के आला सतही वफ़द से मुलाकात की और ये भी कहा कि यूक्रेन ने जंगबंदी से इत्तेफाक किया है। इम्कान है कि 1 महीने के लिए जंगबंदी पर अमलावरी जल्द शुरू हो जाएगी। As has been clear from his first day as president, even as a candidate, President Trump is a president. He wants to be a president of peace. His goal in this entire process has been to bring about an end to this war. It's a terrible war, a costly war, a bloody war. And his number one interest is ending this war once and for all. Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. I want to personally thank, we both want to thank the Kingdom of Saudi Arabia, His Majesty, for hosting us, for making this possible. They've been instrumental in this process, and we're very grateful to them for hosting us here today. And hopefully we'll take this offer now to the Russians, and we hope that they'll say yes, to peace. The ball's now in their court. And but again, the president's objective here is number one, above everything else. He wants the war to end, and I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate. Well, just to add to the Secretary's comments, the Ukrainian delegation today made something very clear, that they share President Trump's vision for peace. They share his determination to end the fighting, to end the killing, to end the tragic kind of meat grinder of people and national treasure that's happening on the front in Ukraine. Number one. Number two, they made concrete steps and concrete proposals, not only accepting our proposal for a full ceasefire, which you can see the details of which are in our joint statement that we released together, but we also got into substantive details on how this war is going to permanently end, what type of guarantees they're going to have for their long-term security and prosperity, but also really looking at what it's going to take to finally end this, the horrific fighting. The other piece that I just want to make very clear is President Trump started this diplomatic effort in the Oval Office, talking to both leaders, both President Putin and President Zelensky back to back. And now that shuttle diplomacy continues. We have a named delegation in terms of next steps from the Russian side. We have a named delegation in terms of next steps from the Ukrainian side. I will talk to my Russian counterpart in the coming days. Secretary Rubio will be with G7 foreign ministers in the next couple of days. We have the NATO Secretary General in the White House on Thursday, and we'll take the process forward from there. So
रमज़ान मुबारक के दौरान और जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। जालिम फ़ौज ने न सिर्फ गरब उर्दन बल्कि गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। कम से कम 10 फ़लस्तीनियों की शहादत की ताज़ा तरीन इत्तलात मिली हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए रफ़ा और गाज़ा पर 2 अलग अलग इसराइली फ़िज़ाइली हमले हुए, जिसमें 6 फ़लस्तीनी बाशिंदे मारे गए हैं। 24 घंटों में 10 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है। इस दौरान हमास ने मगरबी किनारे और गज़ा में सह्यूनी जराइम को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी मुदाखलत का भी मुतालबा किया है। और अब प्राइम टाइम के आखिर में खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि हिंदुस्तानी साबिक़ ऑलराउंडर सैयद आबिद अली हिंदुस्तान की साल 1971 की टेस्ट क्रिकेट टीम के कलीदी रुकन थे। उन्होंने ओवल में हिंदुस्तान को पहली बार फतह दिलाई। क़ल्ब के आर्जे की वजह से आज उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने कैलिफोर्निया में अपने मकान में आखिरी सांस ली। वो 83 बरस के थे। 1941 में हैदराबाद में पैदा हुए आबिद अली शहर हैदराबाद की एक जानी मानी शख्सियत रह चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसिल का बजट सेशन शुरू। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में की शिरकत। पार्टी कायदीन और अरकान असम्बली की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए 6000 करोड़ रुपए से राजीव युवा विकास स्कीम शुरू करने का किया ऐलान। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक का बयान। तेलंगाना में किसान मुलाजिमीन और अवाम हुकूमत से है नाखुश। KTR ने लगाए इल्जाम, कहा रेवंत रेड्डी हुकूमत कमीशन सरकार है। अपोजिशन ने आज राज्यसभा में वोटर शनाख्ती कार्ड, इंतखाबी हलकों की हदबंदी और कौमी तालीमी पॉलिसी में तजाद पर बहस का किया मुतालबा। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी की मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद। और बलूचिस्तान ट्रेन पर हमले में मुतादिद हलाकतें, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 27 इंतहा पसंदों को हलाक करने का किया गया दावा। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।